मैं इस फील्ड में देहरादून से, मैं स्पेशली इस फील्ड के बारे में मुझे पता चला था, न्यूरोथेरेपी के बारे में, कि क्या ऐसी भी कोई थेरेपी है जो विदाउट मेडिसिन प्रेशर पॉइंट देकर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। मुझे भी उस समय बिलीव नहीं हुआ था ऐसा कुछ। तो उस समय जो मेरे फ्रेंड थे उनको बैक पेन थी, तब वो देखा मैंने उसको भी ऐसे से, जो डॉक्टर उनके न्यूरोथेरेपिस्ट थे उन्होंने कुछ प्रेशर पॉइंट दिए तो उनकी बैक पेन को ठीक कर दिया गया। तो मुझे उस समय बिलीव ही नहीं हुआ, मैंने ये ऐसा कुछ तो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट के लिए मुझे गाइड किया कि आप भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिट हूँ। तो उन्होंने एक रिसेंट डमी एक ट्रीटमेंट मुझे दिया। मैं कहा यमुनानगर से मैं वहां पर गया था, तो मैं कहा मुझे जस्ट एक वीकनेस भी फील हो रही है, टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो 10 मिनट तो उन्होंने मुझे बस एक लिटाकर कुछ नॉर्मल एक ट्रीटमेंट सा, हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, उन्होंने बस आईज क्लोज करने को बोला और वो ट्रीटमेंट मुझ पर अप्लाई किया। तो बिलीव मी, मैं आफ्टर 45 मिनट बाद, मैं ऐसा 10 मिनट के ट्रीटमेंट बाद मैं वहां पर बिल्कुल सो गया आराम से। तो उन्होंने 45 मिनट बाद जब मुझे उठाया तो मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो उन्होंने बोला कि यही तो है ट्रीटमेंट। न्यूरोथेरेपी अगर आप समझेंगे या सुनेंगे तो आपको लग रहा होगा शायद ये ब्रेन से रिलेटेड है। डॉक्टर अमिता मैम ने मुझे उस दिन कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं कि आप? मैं कहा नहीं, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं, तो मैं मेडिकल फील्ड से तो हूँ ही नहीं, ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, तो मैं ये कैसे करूँ? मेडिकल में आना मेरे लिए बहुत टफ होगा। तो उन्होंने रिसेंट बोला कि आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिलेबस है, स्टडी सिलेबस है। मुंबई से मैं पास आउट हूँ 2009 में, 28 बैच का मेरा। जब वहां पर जाकर हमने देखा कि जो फाउंडर है लाजपत राय मेहरा जी हमारे, ये जो न्यूरोथेरेपी जो फाउंडिंग थेरेपी है, ये उन्हीं की है। उनका डॉक्टर्स तो आपको कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए, पहले एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई टेस्टिंग। तो ये सब शायद हमने अब स्टडी करना शुरू किया है, लेकिन उन्होंने हर बीमारी की जड़ का जो एक टेक्निक निकाली थी कि सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं आज, हम 15 साल से 14 साल से फील्ड में हैं, तो जब भी हम पेशेंट को चेक करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा, शायद आपने सुना होगा कि ये लेक्चर हो रहा है, आप सब मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब आज डॉक्टर बन चुके हैं खुद। 6 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन, शुगर, लो बीपी, हाई बीपी और माइग्रेन। आज के टाइम में ऐसी 6 बीमारियां हर घर में है, हर घर में किसी को ना कोई ये प्रॉब्लम है। तो क्या इन 6 प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जब उन्होंने बताया ये हम भी स्टडी कर रहे हैं, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा हूं, तो एक दिन में हम अपनी क्लिनिक पर 20 की एवरेज लेकर चलते हैं पेशेंट्स की, कि एक दिन में मैं 20 पेशेंट्स देख रहा हूं, मंथ के मैं 600 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो 72,000 हमारी जो एवरेज है, एक साल में हम पेशेंट को अपनी थेरेपी से ठीक कर रहे हैं। निचोड़ ये निकाला गया भी, हर सेंटर पे, क्लिनिक पे जाकर आजकल कॉमन प्रॉब्लम आ कहां से रही है? तो कॉमन प्रॉब्लम का रिजल्ट ये निकाला गया कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जहां पर जिसका भी पेट अपसेट है, उसको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं उस दिन कॉलेज में यहाँ पर एंट्री हुई थी, मैं परसों जो मैम से पास आया, तो मैंने ये, आज आप ध्यान से सुनना कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इन फ्यूचर इसको कैसे ठीक करेंगे। क्या हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर के पास जाकर इतना महंगा ट्रीटमेंट करवाना? ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है।
एक बार जाते हैं दोबारा वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। आज हम ठीक हो गए हैं 10 दिन में ट्रीटमेंट लेके, मेडिसिन लेके, लेकिन दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी ऐसी श्योरिटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे पा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि उस दिन मैं कॉलेज में जब एंट्री, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो आपको बताया है, मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया जब मैं आ रहा था, कुछ गर्ल्स ऐसे ऐसे झुक कर बैठी हुई हैं, एक हाथ में मोबाइल था, बाहर में देख रहा था एक वो बेलपूरी वाला खड़ा, तो सारी गर्ल्स का वहां पे था। तो हमें कैंटीन में बर्गर है, ठीक है ना, यही चीज हो रही है कि जब हम डॉक्टर्स को ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब भी मेडिसिन दे दीजिए, अच्छी सी मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने तो मेडिसिन दे दी है, या हम भी क्या, हमारे से कोई लोग आप थेरेपी में बिल्कुल ठीक करते हैं क्या? तो मैं मना कर देता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं करता। तो ठीक कौन करता है? बीमारी आपके लाना खुद हाथ में है, और बीमारी को दूर भगाना भी अपने हाथ में ही है। मेन रीजन समझ लीजिए आपकी आगे फ्यूचर में है। अभी ये जो चेयर्स लगी हुई है, सोफा लगाया हुआ है, यहाँ पर पोस्चर्स आपके क्या है? मेन पोस्चर्स को समझिए कि सर्वाइकल के ऊपर है मेन ये क्लासेस। अगर स्टार्ट करूंगा तो शायद शाम तक लेक्चर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं ज्यादा करूंगा। पोस्चर्स आपके बैड पोस्चर जो है वो मेन रीजन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। मैं अभी देख रहा था, मुझे अगर यही प्रोग्राम को पीपीटी बनाकर प्रोजेक्टर पे दिखाना होता तो वो मैं कर सकता था, लेकिन जो मेरा लेक्चर ही सर्वाइकल के ऊपर है तो मैं फिर खुद प्रॉब्लम कर रहा हूँ उसको। मोबाइल का इश्यू बहुत अच्छा है। कोविड में यंग जनरेशन को और हमारी थेरेपी को बहुत आगे कर दिया, क्योंकि कोविड में जो सेशन चला था उसमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, पहले यही टीचर्स आपको कहते थे मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल पकड़ा गया तो देखेंगे हम, लेकिन कोविड के दौरान ये कंपलसरी हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस हमें देनी पड़ गई। उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आए। डॉक्टर गोयल है यहाँ पर आइज के, तो उनके पास भी आईसाइट्स के पेशेंट्स बहुत ज्यादा एवरेज बड़ी है। हमारे पास सर्वाइकल और बैक पेन के पेशेंट्स की एवरेज बहुत अच्छी आई है। तो अभी जैसे स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा में मुझे बनाया गया, तो हमने कॉमन जगह हम कैंपिंग करते हैं, हर जगह पर जाकर इस चीज की कैंपिंग करना, चैरिटेबल कैंप करना। वहां पर सारे पेशेंट ओल्ड एज के आ रहे हैं, आफ्टर 40 वाले आ रहे हैं प्रॉब्लम है, तो देखा कि उसमें सर्वाइकल बहुत ज्यादा, हम सारा दिन सर्वाइकल के ऊपर वर्क कर रहे हैं इस समय, कि सर्वाइकल के पेशेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आ रहे हैं। आप योगा कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी जाके ले रहे हैं, आप घर में हीट कर रहे हैं, आप आइस पैक लगा रहे हैं, तो क्या उससे आपकी सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो ठीक होगी कैसे? कोई एक स्टूडेंट बताएगा ठीक कैसे होगी? ये कॉमन है सबके लिए, ये कोई नहीं, मैं लेक्चर नहीं, ये आपकी कॉमन बातें ही बताऊंगा। प्रॉब्लम आई कहां पर है? सर्वाइकल का मेन कुछ और रीजन क्या हो सकते हैं? 2-3 टॉपिक आप कुछ बता दें तो मैं उसको डिटेल में डिफाइन करूंगा आज। किसी को सर्वाइकल या नेक पेन की प्रॉब्लम है तो बता देना हमें कि मुझे गर्दन में दर्द रहता है, मुझे रात को इस पॉइंट में पेन रहता है, वो बताना जरूर हमें उस चीज का। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ गुरुनानक कॉलेज में, स्पेशली वुमेन जो है हेल्थ क्लब का और कोर कमेटी का, कि जिन्होंने इस लेक्चर के ऊपर बुलाया। आपने क्लास 10th में, प्लस 2 में डाइजेशन का एक चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन वो पढ़ लिया भी सिस्टम है, पैंक्रियास एक्टिवेट होती है, ये सब होता है,
लेकिन क्या उसको आपने बाद में फॉलो किया कि नहीं किया? सर्वाइकल का मेन रीजन जो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वर्ड जब सुनते हैं या एक्सरे में, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब सुनते हैं, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। सर्वाइकल जो नॉर्मल सा है, नेक पेन को कहते हैं, C1 to C7 में 7 वर्टेब्रा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। लेकिन कई बार आपने नोटिस, अपने घर में ही नोटिस किया होगा, किसी को भी होगा, मदर को होगा या फादर को होगा, उनके इस एरिया में, बैक में, यहाँ पर एक स्वेलिंग टाइप उबड़ सा बन जाता है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। मतलब कि एक तो नेक पेन स्टार्ट हुआ, हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता जब चला गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम वो आ रहा है हमारे बैड पोस्चर्स के कारण। मोबाइल देख रहे हैं, पता सबको है मोबाइल देखने के साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन फॉलोअप कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं गर्ल्स को, इन फ्यूचर में आपको इन प्रॉब्लम से सामना करना पड़ेगा। आज हर के पास एक स्मार्टफोन है, मोबाइल है, रात को व्हाट्सएप, रात को सुबह गुड मॉर्निंग, उठते ही हाय, कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया, पहले वो चेक कर लिया, किसी को है बेड बहुत गड़बड़ हो रही है, लास्ट ऑप्शन जब आता है डॉक्टर कहता है इसका इलाज सर्जरी ही है, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस क्या है कि इसको हम ठीक कर लें। ठीक करने के, सर्वाइकल जो बीमारी मैंने बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो बीमारी का मेन कॉज क्या है? क्या बैड पोस्चर ही है? आप YouTube पे सर्च करेंगे, कहीं पे भी देख लेंगे तो सर्वाइकल बैड पोस्चर के कारण है, लेकिन मेन कॉज कहां पर है कि नस दब गई है, नर्व कंप्रेशन आ गया, आपकी स्ट्रेटनिंग हो गई स्पाइन में, तो नर्व कंप्रेशन, नर्व प्रेस क्यों हुई, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब हम पेशेंट को डील करते हैं, सुबह पेशेंट आता है हमारे पास, मैं रात को बिल्कुल फिट था, सुबह उठते ही मेरी नेक में ऐसे खिंचाव आ गए, स्पाम आ गए, मेरे से उठा नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। रिजल्ट हमने भी देखे हैं, अभी पेशेंट को डेली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, रीजन क्या है? तो क्या कोई बता सकता है कि उसका मेन कॉज क्या है? आज सुबह हम क्लिनिक पे थे अपनी, तो पेशेंट को मेरे स्वेलिंग आ गई, हाथों में स्वेलिंग आ गई है, नी पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सुबह सुबह हमने देखा है शरीर। तो हम पहले 24 घंटे पहले पूछते हैं पेशेंट का डाइट सिस्टम कि कल आपने क्या खाया था, तो उनका सेम आ गया प्रोसेस, आलू मटर की सब्जी, दोपहर में मटर और पनीर खाया था। तो जब 24 घंटे पहले उसका डाइजेशन ठीक ही नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे सुबह उठते ही उसकी बैक में पेन आ गई, उसमें नेक में पेन आ गई। हम खाते क्या है हमें पता ही नहीं है, हम बस ये कहते हैं हमने रात को दूध पीकर सोए हैं, अच्छा होता है पहले के टाइम में दूध पीकर। क्या आपने 100 ग्राम पनीर जब खाया तो उसके लिए वॉक कितनी करी है ये आपको पता ही नहीं है। रात को खाया, अगर मैरिज का सीजन चल रहा है, वहां पे 50 आइटम बन रही है, एक ही बार में अपने पेट को हम डस्टबिन बना लेते हैं। लेकिन उस चीज को डाइजेशन के लिए हमने सुबह उठकर उसके लिए किया क्या? क्या आपने लॉन्ग टाइम की वॉक करी? नहीं करी, हो गया। अब करें क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता। सुबह उठ के अगर हम मेरे मोबाइल में देख लें तो 4 बजे का अलार्म फिक्स है, 4:15 बजे 1 घंटे की वॉक है। तो क्या मैं मेडिसिन लेके अपना बीपी ठीक करता? क्योंकि मेडिसिन लेता तो वो लाइफ टाइम के लिए वो बन जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेडिसिन भी हमें असर नहीं करती है। इसलिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचिए। हाँ, डॉक्टर्स कहता है ये लाइफ टाइम है, बीपी, थायराइड एंड शुगर, डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि उसकी मेडिसिन छोड़िए। थायराइड पेशेंट का डॉक्टर्स क्या करते हैं, मैं कभी कोई डॉक्टर है तो मुझसे गलती हो जाएगी,
डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग थायराइड की प्रॉब्लम की मेडिसिन 25 mg से स्टार्ट करते हैं और उसको बढ़ाकर 150 तक रेशियो तक पहुंच जाती है। तो क्या डॉक्टर्स की मेडिसिन असर नहीं कर रही कि 25 mg से लेके 150 तक क्यों पहुंचा दी? इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया। क्यों? पहले के लोग फिट हैं और आज की जनरेशन बीमार है, तो यही डिस्टेंस है। आपका एक बहाना मैंने सबका सुना है, पहले तो असली चीजें मिलती थी, प्योरिटी मिलती थी, लेकिन पहले लोग सुबह सुबह 4-4 घंटे या दिन में कहीं से यहाँ से स्टेशन तक भी जाना पड़े तो पैदल चले जाते थे। आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है कि यहाँ से अगर बाहर तक कहेंगे यहाँ पे सामान लाए तो उनके पास एक्टिवा आ चुकी है। हमारे टाइम में तो एक लालच दिया जाता था कि 10th पास करोगे तो साइकिल मिलेगी, लालच था वो कि तब तक हम पैदल जाते थे, साइकिल फिर भी मिलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में आज एक्टिवा दे दी गई है, तो एक्टिवा तो दे दी, वॉक ही नहीं है आपकी कोई, तो कहां से फिट होंगे? कभी भी ये बर्गर पिज्जा खाने वाले जो है ना, मुझे बता देना कि उससे कितनी एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। यहाँ पर यमुनानगर में हब बनता जा रहा है, या तो डॉक्टरों का हॉस्पिटल खुल रहा है, या फास्ट फूड की वो खुल रही है, या रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। रेस्टोरेंट में स्पेशल हमें बुलाते जरूर, इनवाइट करते हैं। कभी कभी उनके पास जब जाना पड़ता है ना हमें, तो हम उनसे पूछ लेते हैं आपका काम कैसा चल रहा है, तो कह रहे स्लो है। जब उनका काम स्लो होता है तो हमारा भी स्लो होता है। इसलिए मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। ये छोटी छोटी टॉपिक्स है कि सर्वाइकल पेन, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। सर्वाइकल पेन, नस दब जाना और आगे की ब्लड सप्लाई ना होना, बाजू में ना होना, कभी कभी हेड पे पहुंच रही है, कभी कभी सर्वाइकल बहुत डेंजरस कंडीशन तब होती है, कभी आपने सुना होगा जब सर्वाइकल प्रॉब्लम में वॉमिट आ जाना होता है, वॉमिट्स आ रही हैं और खड़े खड़े वर्टिगो चक्कर आ रहे हैं। वो कंडीशन में तो हम कहते हैं कि आप हमारी भी थेरेपी इस समय ना लीजिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर के पास जाइए। तो वो स्कैनिंग होती है, उस कंडीशन स्कैनिंग होती है, MRI, CT स्कैन की, क्योंकि वो हम समझ चुके होते हैं कि प्रॉब्लम उन्होंने बढ़ा ली है। वो थेरेपीज तो ले रहे हैं लेकिन अपना खाने पीने का सिस्टम नहीं सेट कर रहा है। न्यूरोथेरेपी जो आप ये सुन रहे हैं, आपके कंसेप्ट, न्यूरोथेरेपी में इसी कंसेप्ट को हम सिस्टम को ठीक करते हैं। जितनी जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स की हमारे पास ये पड़ी है लिस्ट, हम न्यूरोथेरेपी में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एब्डोमेन, इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम को सेटअप करते हैं और उसके द्वारा हम कैंसर तक को भी ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहले हमारा है। मैं इनवाइट करूंगा कि अब मान लीजिए मैं सिस्टम तो ये बता रहा हूँ, अब बैठे बैठे आपको किसी को चक्कर आ रहे हो या नेक पेन हो रही हो, एक ही पोस्चर में बैठ रहे हैं, मैं बीच में क्रॉसिंग जरूर करूंगा। पोस्चर्स जो गर्ल्स ऐसे क्रॉसिंग करके बैठी हुई है, लेग क्रॉसिंग, वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। कारण बताना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इसी एक मेन पोस्चर से बैक पेन स्टार्ट होती है। आजकल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है तो वहां पर सिर्फ इसी पोस्चर पर बिठाना सिखाया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम इनवाइट करती है वाइड डिस्चार्ज को, WD को। तो याद रखना, लेग क्रॉसिंग करके लेटना, लेग क्रॉसिंग करके बैठना वाइड डिस्चार्ज को इनवाइट करती है और उसी वजह से हमारी बैक पेन होती है। आपके पोस्चर्स गलत रहेंगे तो हमेशा बीमारी में ही रहेंगे। पहले वही मैंने अभी चेयर्स मंगवाई थी, तो पहले के टाइम में आप पीछे थोड़ा बैठ जाएंगे, पहले के लोग फिट क्यों रहते थे? पहले वुडन चेयर्स आती थी टीचर्स के लिए भी, उसमें हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती थी। चेंज होता गया, फिर प्लास्टिक की चेयर्स आई, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कर्व खाती गई।
अब रोटेबल चेयर्स आ गई हैं, तो उसमें हम बिल्कुल आराम से बैठे। इस वजह से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रा है 31 वर्टेब्रा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है। रिपोर्ट्स में देखेंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, रिपोर्ट्स में देखेंगे डीजेनरेटिव चेंज, जो 60 साल में चेंज आना था आज 35 में चेंज आ रहे हैं वो, ड्यू टू बैड पोस्चर्स। इसलिए सर्वाइकल में हम क्या और कर सकते हैं? मान लीजिए टाइम नहीं है किसी के पास, भी बैठे बैठे मेरे को पेन हो रहा है, अगर शेड्यूल बहुत बिजी हो गए सबके, कि मेरे पास सुबह योगा करने का भी टाइम नहीं है, मेरे को वॉक करने का टाइम नहीं है। वो एक बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, देखता तो मैं भी मोबाइल में, कि जब हम बीमार हो जाए, स्वास्थ्य जो है ना, धन भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी हो चुका है। हम देखते हैं पीजीआई में जाके, ये मोटिव मैंने इसलिए लिया है कि गर्ल्स को बताना कि ये प्रॉब्लम सर्वाइकल है, मोटापा है, ओबेसिटी है, आप इसको अवेयर कर लें। पहले टाइम में वही है, पहले के टाइम में जो गांव से है यहाँ पे, उनको पता होगा अच्छा सा देसी घी होता था। अब एक देसी घी 850 या 1000 रुपये किलो है, लेकिन वो भी प्योर नहीं है। ये गांव वाले को पता है कि मिलावट हो रही है, इसलिए 10 साल बाद हमारी ये बच्चों को और भी जहर खाना पड़ेगा। आज अवेयरनेस, मैंने बताया आज अवेयरनेस है कि जब कॉलेज में या कहीं पर भी डॉक्टर्स आते हैं, पता तो सबको है कि इतनी सारी बात बता देंगे तो बिजनेस तो हमारा ठप होगा अगर बता दिए सब कुछ तो, कि इतना। लेकिन ये अवेयरनेस कैंप है, अपने पोस्चर्स को सही रखें, अपनी डाइट प्लान को कैसे ठीक रखना है, अभी नेक्स्ट सेशन में रंजीत सर बताएंगे। बैठे बैठे मैं बता रहा हूं, बैठे बैठे आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, बस। तो चेयर पर बैठे बैठे आपने कॉलेज में बैठे हैं, मेरे को एकदम से नेक पेन हो रहा है, सुबह टाइमिंग है ही नहीं करने का। मैं मुंबई से जब हमारी स्टडी हुई थी, तो हमें वहां पर 9:30 बजे सुला दिया जाता था। ऑटोमेटिक लोग बताते हैं कि इंडिया के अंदर पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है, जब पीनियल ब्रेन का एक सिस्टम है, उसका टाइमिंग 12:30 PM है, रात को है। पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे तो, लेकिन वो एक्टिवेट डेली होता है, लेकिन एक्टिवेट होने में उसको 2 घंटे पहले, जब तक हम आराम से सो नहीं जाएंगे, वो तभी एक्टिवेट होगा हमारा। तो मतलब कि 10:30 पर सो जाना, तो तभी एक्टिवेशन 12:30 पे होगी। और ऑटोमेटिकली आप देखें कि जो 9:30, 10, 10:30 बजे सो जाता है, तो मॉर्निंग में एक टाइम में उसकी नींद जरूर खुलती है। आपको सारा दिन स्टडी करने के लिए सारा दिन मत पढ़िए, जब वो टाइमिंग होता है उसी दौरान जो स्टडी करी गई है वही ब्रेन में रहेगी। हमारे टाइम में मदर्स हमारे सुबह उठ के पढ़ाते थे, भी उठ जाओ पढ़ लो सुबह सुबह, लेकिन आज का उल्टा हो गया, सारी रात तक पढ़ते हैं, दिन में नहीं पढ़ते, सारी रात में पढ़ते हैं। हम अगेंस्ट द नेचर चल रहे हैं, हम अपना पसीना नहीं बहा सकते, हम जिम में जाकर एसी रूम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी ने सोचा है वहां पर नए नए जिम खोल रहे हैं, यमुना में इतने जिम हो चुके हैं, वहां पर हम एसी के अंदर जाकर अपना पसीना बहा रहे हैं। अगेंस्ट द नेचर हम चल रहे हैं। तो अगेंस्ट द नेचर आगे पीसीओडी, पीसीओएस ऐसा सिस्टम है जो लेडीज की प्रॉब्लम है, मैं करूंगा, जो आपको बताएंगे कि आप अपने बिजी शेड्यूल में मान लो अभी आपको नेक पेन हो गया तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। तो उस बिजी शेड्यूल में डेली अपने रूटीन में कुछ 5 to 6 योगा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होती हैं, वो हमारी योगा एक्सपर्ट है नैना वर्मा जी, जो 2 साल से न्यूरोथेरेपिस्ट का भी सेंटर हुड्डा में रन कर रहे हैं। और डेली वो गर्ल्स को जब देखते हैं कहते हैं सर सर्वाइकल पे बहुत ज्यादा हमारे पास,
तो मैं बता रहा हूँ सर्वाइकल कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम को आज ही क्योर ना किया गया तो ये और एक डेंजरस रूप लेगी। छोटा सा टॉपिक भी कहीं पे आपको समझ आ गया भाई, ये मैंने अभी बार में बोला कि बार आप वो खा रहे हैं मॉडल टाउन में, इतने अच्छे अच्छे वो छोटे से, वहां पर आपको एक मेनू कार्ड दे दिया जाता है, ऐसे ऑर्डर कीजिए, ऐसे ही हो रहा है सब जगह, ऑर्डर कीजिए, लेकिन उसके पीछे क्या बन रहा है आपको नहीं मालूम। आपको सिर्फ टेस्ट आ रहा है, जिसने टेस्ट ऑफ टंग छोड़ दिया वो ठीक रह गया। आप कभी भी नोटिस करना, जब आपका पेट में एसिड्स बाय बनेगा, नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम होगी। एसिड बढ़ने से लो बीपी, पीरियड्स प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और बैक पेन, ये बीमारियां आएंगी। मैं बोल रहा हूं नस दबना, जब हमारी ब्लड में एसिड ज्यादा बन जाएगा तो नर्व वीक हो जाएंगी, वही नर्व वीक होकर हमारी बोन्स में प्रेस होती हैं, याद रखना। तो इसलिए पानी का इंटेक कितना है वो रंजीत सर भी बताएंगे। मैं इनवाइट करूंगा नैना वर्मा को कुछ 5-6 एक्सरसाइज बता दें जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। रोटेशन 1 मिला के रखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये ऐसे अच्छा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, reverse 1 2 3 4 5 6। हाथों को सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना। 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमने क्या करना है, हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। 1 2, ये एक्सेल है, ये इनहेल है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी मैं एक रुकूंगा। मेरे को यही तो बताया गया था, अभी मैंने आपको बताया कि अब योगा भी सभी करते हैं, एक्सरसाइज सभी करते हैं, लेकिन देख के फॉलो करना कि उनकी मैम की पोस्चर जो है ऐसे है, हम ऐसे से कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर रहे हैं। ये याद रखिए, पता है ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी को इनवाइट करती हैं। हम कर तो नेक के लिए रही हैं और उसका असर, साइड इफेक्ट जो है हमारी स्पाइन पे जाएगा। तो इसलिए ये तो जस्ट सेशन है कि क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए और नेक भी, ठीक है। फिर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए आपके हाथ, ठीक है। ये इनहेल है, ये एक्सेल है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्ट्रेट, हाथ ऐसे रखिए, चलिए। यस 1 इनहेल, उसको फॉलो अप कर लीजिए। स्टार्ट 1 2 3। ये हाथ ऐसे नहीं लेके जाने हैं, सीधे रखने हैं और हमें यहाँ टच करना है। देखो मेरे हाथ ऐसे हैं सीधे, आप सबके ऐसे हैं। 5 6 7 8 9 10। Yes, 10. Hand up. Inhale and exhale. Start 1 2
यस पीछे रखिए, अपने नेक से पीछे की ओर प्रेशर दीजिए और अपने हाथों से आगे की ओर होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, साइड प्रेशर दीजिए, यहाँ रखिए हाथ, कान से ऊपर प्रेशर देना है, नेक से इस साइड देना है, हाथ से इस साइड देना है। चलिए होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अदर साइड, होल्ड रखिए 1 9 10। रिलैक्स, चलिए अपने हाथ यहाँ रखिए एंड शोल्डर को ऐसे रोटेट करेंगे। 1 2 3 स्पाइन स्ट्रेट, 4 5 6 7 8 9 10। Yes, reverse inside. Relax. और कुलजीत मैम का जिन्होंने वर्कशॉप रखी है, और सब स्टूडेंट्स को ये है थोड़ा सा आप नोट करना जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। एक्चुअल में हमारा जो डाइट होता है, हम जो खाते हैं वही उसके बाद हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, जिससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर पैदा होती है। सबसे पहले हमें सुबह उठकर, हमारा जो सुबह उठने का टाइम है, उठ के सबसे पहले हमें 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए। और सेकंड, हमारा जो खाने का सिस्टम है वो हमें देखना है कि हम खा क्या रहे हैं। एक्चुअल में जो खाना होता है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिविंग फूड, एक होता है लाइव फूड, और एक होता है डेड फूड। हम डेड फूड किसको बोलते हैं? डेड फूड वो है जितना भी हम आज फास्ट फूड और बेकरी का फूड खाते हैं, जो पैकिंग में आता है, वो सारे का सारा डेड फूड है। हम डेड फूड इसको क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज होती हैं, उसमें कोई भी जान नहीं होती। जो हम कहते हैं ना, हमने ये खा लिया और खाने के बाद हम लेजी अपने को फील कर पाते हैं, तो वो कारण वही है कि हम डेड फूड खाते हैं। जो लाइव फूड होता है वो होता है हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमें हमेशा रात को भिगो के सुबह उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्चुअल में जो हमने डेली चीज़ लेनी है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो बड़ी मायने रखती है। क्योंकि हम कहें भी हमने एक बार में सारा कुछ मतलब ज़्यादा खाएं तो वो नुकसान करेगा। तो क्वांटिटी हमें, जैसे हमने बादाम खाए या अखरोट लिए, 4-5 गिरी बादाम की और 2 अखरोट की, वो हमें डेली अपनी डाइट में रात को भिगो कर, मतलब ऐसा है कि जैसे हमने सुबह भिगोए और अगली सुबह खाने हैं। एक्चुअल में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो रात को भिगोते हैं और सुबह खाते हैं, वो उनकी तासीर चेंज नहीं हो पाती, तो फिर भी नुकसान करते हैं। आप इन बातों को नोट भी करें, क्योंकि ये हमारे सारी जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। हमारी डाइट ही हमें जीवन देती है। और जो लिविंग फूड होता है वो हमारी सारी वेजिटेबल्स, हमारे सारे फ्रूट्स, वो लिविंग फूड में आते हैं। उनके अंदर हमारा वो खाना, मतलब जो वो एंजाइम बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें और खाना खाया हुआ पचाने में हमारी हेल्प करती है। और
दीपक जी ने भी बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम हमारी डाइट ठीक नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। हमें हमेशा जब भी हमें उठना है, हमें हमेशा करवट लेके, करवट कोई भी हो सकती है या राइट या लेफ्ट कोई भी, तो हमें हमेशा करवट लेके ही उठना चाहिए। और जब भी हमने कुछ खाना है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें 45 मिनट का गैप होना चाहिए पानी के अंदर। कई बार हम क्या करते हैं कि पानी पहले पी लेते हैं तो खाना खा लेते हैं, कई बार खाना खा लिया और साथ के साथ पानी पी लिया। ये क्यों होता है? एक्चुअल में आप लोग पीएच लेवल के बारे में अगर जानते हो, पीएच लेवल क्या होता है? पीएच लेवल एक वो होता है जैसे किसी चीज में किस चीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए वो निर्धारित करती है। इसी तरह हमारा ब्लड का पीएच होता है 7। जब हम उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वो एल्कालाइन में चेंज हो जाता है, और जब उसके अंदर वाटर लेवल कम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो हमारा खाया पिया, हमारा पानी पीना, ये सब कुछ हमारे ब्लड के पीएच को निर्धारित करता है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद ही हम पानी पिएं, क्योंकि उसका जो पीएच है वो खाने को अच्छी तरह पचने दे, उसके बाद ही हम उसको डाइल्यूट कर पाएं। क्योंकि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके अगर मैं बताऊं, जैसे आप एक कप चाय बनाएं और एक कप चाय के अंदर आपको पता है कितना पानी होना चाहिए, कितनी चीनी होनी चाहिए, कितना दूध होना चाहिए और कितनी पत्ती होनी चाहिए। अगर आप एक कप चाय बनाने के बाद उसके ऊपर एक गिलास या पानी डाल दें तो चाय नहीं रह जाएगी। इसी तरह अगर आप उसके अंदर सामान ज़्यादा डालें और पानी कम डालें तो वो चाय बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। मतलब कहने का कि वो जो है उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल उसमें कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे ब्लड का भी यही सिस्टम रहता है। तो हमें अपने ब्लड का पीएच लेवल ठीक रखने के लिए हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हमारे जो डाइट होती है, हमारा डाइट का सिस्टम ये रहना चाहिए कि हम चाहे एक टाइम में हम खाना ज़्यादा ना खाएं। हमारा डाइट 5 टाइम मील में भी हो सकता है। जैसे हम सुबह हमने नाश्ता किया, उसके बाद जो ब्रंच टाइम होता है, अगर हमें कुछ भूख लगती है तो हम उस टाइम में कुछ ना कुछ फ्रूट्स, कुछ ना कुछ नट्स एक निर्धारित मात्रा में, छोटी सी मात्रा में हम ले सकते हैं। ये नहीं है कि उसके साथ हमने पेट भरना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे सारे जीवन के लिए, हमें सारा जीवन स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि ब्लड हमारा सारा उसी से बनेगा, हमारा सारा शरीर उसी से बनेगा जो हम खाएंगे। अगर हम डेड फूड खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कभी भी नहीं आएगी। हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाएंगे, हम उससे एनर्जी नहीं ले पाएंगे। एक्चुअल में फ्रूट्स हमें हेल्प करते हैं हमारा खाया हुआ हमारे पचाने में, हमें एनर्जी देने में। क्योंकि अब इनको लिविंग फूड, लाइव फूड क्यों कहते हैं?
क्योंकि एक्चुअल में अब आप किसी भी अगर ड्राई फ्रूट को अगर बोते हो तो आप देखिए उसमें से एक पौधा निकलेगा, वो जिंदा होते हैं। और जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो जीवित होते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद ही वो डेड होते हैं। तो उनको हमारी जो डाइट होती है कोशिश करनी चाहिए कि हमारी 70% डाइट हो वो कच्ची हो, हमें ज़्यादा पका के भी खाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें सुनने में तो थोड़ी लगती हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें अगर स्वस्थ जीवन रखना है अपना, हमें अपना शरीर स्वस्थ बनाना है, तो इन चीज़ों पर हमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि डेड फूड जो है वो हमें एनर्जी नहीं देता। अगर हम डेड फूड खाने की अपनी हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे तो हमें आगे बीमारियों का ऐसा ऐसा सामना करना पड़ेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। एक्चुअल में एक टाइम था जब बहुत टाइम बाद सुना जाता था कि कोई कैंसर का रोगी है, लेकिन आजकल आम सुनने में मिल जाता है कि उनकी डेथ कैंसर से हो गई, उनकी डेथ कैंसर से हो गई। यार वो तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं खाते थे, वो कोई नशा नहीं करते थे, फिर भी ऐसी दिक्कत आ गई है। तो ये क्यों आती है? एक्चुअल के अंदर ये हमारा खाना पीना, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं चीज़ों के ऊपर, वही हमें नुकसान करते हैं। और हमारा खाना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डलते हैं वो उनको ठीक रखने के लिए नहीं पड़ते, वो उनका कारण हमें बीमार करने के लिए पड़ते हैं। वो हमारी बीमारी का सीधा कारण है। क्योंकि एक चीज़ जो थोड़ी टाइम बाद खराब हो ही जानी है तो उसको ठीक कैसे रख सकते हैं? वो केमिकल यूज जो होते हैं वो सब आर्टिफिशियल होते हैं, तो इसलिए वो हमें बिल्कुल भी अवॉइड ही करनी चाहिए अपनी लाइफ में। कोई भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ जो मतलब पैकिंग में होती है या फास्ट फूड है, जो मैंने आपको बताया कि ये बेकरी का फूड जितना भी होता है, ठीक है कोई ओकेशन है आप घर में आटे का केक बनाइए, कोई आप ओकेशन है फ्रूट्स ले जाइए। अब ये आजकल बहुत अच्छा सिस्टम चल गया कि पहले लोग फूल के बुके दिया करते थे और अब आजकल गुलदस्ता देते हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में गुलदस्ते का जो फूल है वो तो कल उगेगा और जो हमने फूल तोड़ ही लिया वो तो डेड हो गया। तो इस वजह से हमें अपना खाना पीना पूरे ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जितना हम पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, जितना हमें पता है कि आज हम कल पढ़ के उसके बाद हमने तो ये करना है, हमने ये मंजिल पानी है, तो सबसे पहले हमारी मंजिल की शुरुआत, हमारे सफ़र की शुरुआत वो सारी हमारे खाने से ही होती है। हमारा डाइट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे सर्वाइकल की। एक्चुअल में सर्वाइकल होती क्यों है? मैंने जो आपके सामने पीएच का सिस्टम रखा है वो पीएच ही सब चीज़ों का कारण होता है। हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पीएच ही उसका कारण है और कुछ नहीं है। एक्चुअली पीएच जब एसिडिक होता है तो आप एक साइंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर पीएच जब एसिडिक हो जाएगा हमारे ब्लड का, तो सारी एसिडिक बीमारियां हमें होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये पीएच एल्कलाइन में चला जाएगा तो सारी एल्कलाइन वाली बीमारियां हमें होनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम अपना पीएच ठीक रखते हैं, हमारा खाना पीना हम ठीक रखते हैं, पानी सही टाइम पे पीते हैं, तो हमारा ब्लड का जब पीएच ठीक रहेगा तो हमें बीमारियां होंगी नहीं। अगर होएंगी तो वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही हम उनको पकड़ पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। तो लेफ्ट साइड का क्लॉकवाइज किया जाएगा, राइट साइड पेन है तो राइट साइड का किया जाएगा। कोई कहता है मेरे दोनों कंधों में भी जकड़न है या पेन है
तो उस कंडीशन में हम दोनों साइड इसको क्लॉकवाइज कहते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में। तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। करना क्या है, हल्का सा पॉइंट और जस्ट ऐसे 3 फिंगर्स को रोल करना, 3 फिंगर्स को, और बिल्कुल नेक को सीधा बिठाना और क्लॉकवाइज करना। ये याद रखिए, मैंने वो एक बैनर लगाया था, वो है मेन आपके सर्वाइकल की बैड पोस्चर्स। ये आप घर पर पिल्लो भी लगाते हैं, गलत पोस्चर है आपका। पिल्लो कैसे लगाना चाहिए उस पोस्चर से मैंने लिखा गया है कि वो गलत है पोस्चर आपके, ठीक है जी। अब ये जब ट्रीटमेंट का घर पे कभी करना हो तो ये दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, याद रखिए। अब स्टार्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं इस चीज को। हमने स्टार्टिंग करना है लेफ्ट ईयर से, कान से लेके नीचे शोल्डर तक हमने 8 टाइम रबिंग किया है। स्टार्टिंग लेफ्ट में और फिर राइट में 8 टाइम, बस खुद भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है क्या, यहां पर यही नर्व जो है हमारी हार्ट को कनेक्टेड होती है। कभी कभी आपको घर में, हमें पता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हुई एकदम से, क्या वो हार्ट का सिम्टम तो नहीं है? तो हम ये सिर्फ यही एक ट्रीटमेंट देने से उसकी चेस्ट जो कन्वर्ट हो सकता है हार्ट अटैक, तो ये सिंपल सा एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें हम आराम देते हैं। लेकिन आपको लगे कि वो पेशेंट हार्ट का है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। इसकी वीडियो मैं अभी तक आपको सेंड करूंगा, तो आपको बता सकते हैं। अगर आप YouTube पे न्यूरोथेरेपी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें सारी वीडियोज हैं हमारे पास। कभी किसी को याद है जब आपको घर पे वॉमिट्स आ जाती हैं, तो आपकी वॉमिट ज्यादा आ रही हो तो आपकी मदर क्या करती है, आपको पीछे से ऐसे से अच्छे से रबिंग कर देती हैं। मदर को नहीं पता, लेकिन इसकी रिसर्च की गई है, स्पाइनल एरिया में डिस्टर्बेंस होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, बॉडी वही एक्सेप्ट करेगी जो उसको चाहिए। कुछ भी गलत खाएंगे तो वॉमिट वापस आ जाएगी। बॉडी का सिस्टम ये है।